अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं या रा लावा वो भी हमारे अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। तो कुल व्यंजन जो हमारे होते हैं वो होते हैं 19 होते हैं और एक अनुस्वार यानी अंक की मात्रा, जिस शब्द के ऊपर अंक की मात्रा लगी रहती है वह अनुस्वार कहलाता है। और स्वर जो हमारे 11 हैं, इन सबको मिला करके अल्प प्राण की संख्या जो हमारी होती है वह 31 होती है। अब हम देखते हैं जो होता है हमारा महाप्राण क्या होता है। महाप्राण के बारे में हम देखते हैं। दोस्तों ऐसे समझ में आ गया होगा कि आपको अल्प प्राण क्या होते हैं। अल्प प्राण जिन स्वरों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख से बाहर निकलती है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है तथा अंतस्थ वर्ण आते हैं। अनुनासिक का एक स्वर आता है और 11 स्वर आते हैं। तो कुल मिलाकर के इनकी संख्या 31 हो गई और इनके व्यंजन की जो संख्या होती है वह 19 होती है। अब देखते हैं हम एक शब्द आया है अनुस्वार, इसमें हम अंक की मात्रा का प्रयोग करते हैं। और एक होता है अनुनासिक। अनुनासिक जो है हमारा चंद्रबिंदी, जिस शब्द के ऊपर चंद्रबिंदी का उपयोग होता है उसे हम अनुनासिक कहते हैं। और एक होता है हमारा विसर्ग। विसर्ग की ध्वनि जो होती है आह के अंतर्गत होती है। जैसे जब आह की मात्रा लगती है तो वहाँ पे हमारा विसर्ग होता है। तो आइए हम देखते हैं अब महाप्राण के बारे में। दोस्तों यहाँ पे हम महाप्राण देखते हैं। अल्प प्राण हमने पढ़ लिया, अब महाप्राण के बारे में देखते हैं। महाप्राण क्या होता है। महाप्राण ये होता है कि इनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली जो हमारी ध्वनि होती है वह अधिक मात्रा में होती है। फेफड़ों से जो हमारी ध्वनि निकलती है वह अधिक मात्रा में निकलती है। और महाप्राण जो है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वह होता है। यानी अगर देखा जाए जो हमारे वर्ग होते हैं स्पर्श व्यंजन के, तो उसके अंतर्गत जो हमारे हैं इनकी संख्या दूसरा और चौथा को देखा जाए तो 5 वर्ण होते हैं। 5 वर्ण का दूसरा चौथा शब्द लिया जाए तो इनकी संख्या 10 होती है। और प्लस हमारा जो है ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या 4, स ख स ह 4 होती है। 10 4 14 और विसर्ग 1 मिला करके इनकी टोटल संख्या हमारी हो जाती है 15। तो यानी जो हमारा ऊष्म व्यंजन आता है वो भी हमारा महाप्राण के अंतर्गत आता है। और जो हमारा अंतस्थ वर्ण आता है या लावा वह भी हमारा अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। तो अंतस्थ व्यंजन जो है हमारा अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। ऊष्म व्यंजन हमारा जो है महाप्राण के अंतर्गत आता है। जो है अनुस्वार जो होता है वह अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। और जो विसर्ग होता है वह हमारा महाप्राण के अंतर्गत आता है। महाप्राण की कुल संख्या हमारी जो होती है वो 15 होती है। और अल्प प्राण की संख्या जो हमारी होती है वह टोटल 31 होती है। 19 जो हमारे व्यंजन होते हैं, एक हमारा अनुस्वार होता है और 11 हमारे जो है स्वर होते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमारा जो अगला है सघोष अघोष, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों हमारा एक टॉपिक था जो सघोष अघोष के पहले हम थोड़ा देख लेते हैं, इसे हम भूल गए थे। व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण अर्थात व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा जो है हम नंबर 1 पे देखते हैं कंठ व्यंजन। कंठ व्यंजन के अंतर्गत हमारा जो वर्ण आते हैं वह क ख ग घ और हा, अंगा और हा भी आता है। यह जो हमारा अंगा भी आता है और हा भी आता है। अब हम देखते हैं तालव्य व्यंजन। तालव्य जो है इसके अंतर्गत च छ ज झ या भी आता है और या भी आता है और बड़ा सा भी आता है। अब हम देखते हैं मूर्धा व्यंजन। मूर्धा व्यंजन ट ठ ड ढ आड़ा रा और मूर्धन्य खा जो होता है यह हमारा मूर्धा व्यंजन के अंतर्गत आता है। अब हम दंत देखते हैं त थ द ध न ल और स। ये हमारे जो है
दंत व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, परंतु न ल सा को हम वर्ष व्यंजन के रूप में भी जानते हैं, जो अब ये हिंदी भाषा में व्यंजन में आने पर ये दंत व्यंजन कहलाने लगे, लेकिन मुख्य रूप से इसे हम वर्ष व्यंजन के रूप में जानते हैं। अगर एग्जाम में वर्ष व्यंजन के बारे में पूछता है तो वर्ष व्यंजन हमारा न ल सा भी होता है। यही तीनों हमारे वर्ष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन जो है पा फा ब भ म होता है। ये अब नासिक के देखते हैं अंगा या न ड़ म, इसके अंतर्गत नीचे जो है हमारा हलंत लगा हुआ है। अब अगला हमारा है वो है दंतोष्ठ व्यंजन। दंतोष्ठ व्यंजन वाह होता है। तो दोस्तों ये हमारा जो है व्यंजनों का वर्गीकरण था। व्यंजनों के वर्गीकरण के अंतर्गत हमने इन सभी व्यंजनों को देखा। कंठ व्यंजन देखा, तालव्य देखा, मुर्दा देखा, दंतोष्ठ, नासिक और दंतोष्ठ को भी देखा। अब इसी कड़ी में हम सघोष अघोष देखते हैं और उसके बाद हमारी ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगी। फिर हम आगे आपको बताएंगे हम क्या करेंगे मिल करके। दोस्तों अब हम देखते हैं आघोष व्यंजन क्या होता है और साघोष व्यंजन। हमने इसे सरल तरीके से स्पष्ट करने के लिए दोनों को सामने लिख दिया है। अब हम देखते हैं आघोष। इनके उच्चारण में आघोष जो वर्ड होते हैं इनके उच्चारण में हमें कंपन नहीं होता है। इनका जो पहला दूसरा वर्ड होता है वह हमारा आघोष वर्ड होता है। जैसे क ख, इन दोनों वर्णों को बोलने के लिए हमारी जो जीवा में कंपन नहीं होता, तथा जो हमारे उस व्यंजन है उस व्यंजन के तीन वर्ड स ख स, हा को नहीं लेंगे इसमें जो है हमारे उस व्यंजन के तीन वर्ड स ख स, ये जो है हमारे आघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या टोटल 13 होती है। तो अब हमें लगता है आप लोगों को आघोष वर्ड नहीं भूलेंगे। प्रत्येक वर्ड का पहला दूसरा अक्षर प्लस उष्म व्यंजन का स ख स मतलब 3 वर्ड, ये जो है हमारे आघोष के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या 13 है। अब हम देखते हैं सघोष। अब हम देखते हैं सघोष। इनके उच्चारण में कंपन होता है। जैसे हम तीसरा चौथा पांचवा वर्ड जो होता है ग घ अंगा, इस तरह से बोलेंगे तो हमारे मुख में एक तरह से कंपन होता है। प्रत्येक वर्ग का जो हमारा तीसरा चौथा और पांचवा वर्ड होता है वह घोष या सघोष वर्ड के अंतर्गत आता है। इस वर्ड के अंतर्गत हम देखेंगे अंक अह यानी अनुस्वार और विसर्ग भी आते हैं, तथा साथ ही साथ स्वर जितने भी हैं उनकी भी संख्या आती है, और इसके साथ साथ या र ल व हा भी आता है। अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं। अब हम देखते हैं इनको जो है इनकी संख्या। अब हम देखते हैं प्रत्येक वर्ग का जो व्यंजन होता है उनकी संख्या हमारा इन सबको मिला करके 20 हो गई। अनुस्वार 1 और विसर्ग 1 मिला करके 22 हो गया, और पूरा स्वर 11, 22 और 11 मिला करके हमारे 33 हो गए। तो हमारा सघोष जो है वह सघोष व्यंजन हमने गलती से जो है यहाँ पे हमने गलती से 13 लिख दिया था, इनकी संख्या 11 हो गई। 20 और यहाँ पे 2 ये हो गए हमारे अनुस्वार और विसर्ग, 20 2 22 हो गए, और प्लस 11 जो हमारे स्वर हो गए। तो इन सभी की संख्या मिला करके 33 हो गई। तो हम देखते हैं कि जो हमारे घोष और सघोष वर्ड हैं वह 33 होते हैं। तो दोस्तों आज हमारा जो है यूपी टेट का जो हिंदी विषय का पहला चैप्टर था वर्ड आज समाप्त होता है, और हम जो है इस पाठ पर आधारित कुछ बहुविकल्पी प्रश्न को जो महत्वपूर्ण होते हैं उनको हम कल आप लोगों के बीच YouTube के माध्यम से शेयर कर देंगे। आप लोग एक बार हमारी क्लास को अवश्य देखिएगा, और हमारी क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। अगर आप कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेहनत से और पूरी लगन के साथ अपनी तैयारी को जारी रखें, और अगर आप इस तरह से कार्य करते हैं एक स्ट्रेटजी के तौर पर
तो उम्मीद है कि आप 100% यूपी टेट की परीक्षा में सफल हो पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा उसमें हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।